गुड इवनिंग मैम। देखो, इसमें ये था, यहाँ तक तो हो गया था ना। अल्कोहलिक क्यूएच क्या कराते हैं मनदीप, नहीं मालूम है तुम्हें? पढ़ो, फिर नहीं मालूम है तो भाई A2 एलिमिनेशन कराता है। अब यस तुम्हारे पास यहाँ पे भी है बीटा एच, यहाँ पे भी है, तो निकलेगा वो जहां से स्टेबल एल्कीन बन रही है, तो ये बनेगा प्रोडक्ट। उसके बाद क्या है, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दिया हुआ है। एंटी मार्कोनी को जरूर लगेगा। एंटी मार्कोनी को जरूर क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br लग जाएगा। तो ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, और जो ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको बताना था क्या प्रोडक्ट बने। तो यहाँ पे आप देख लो, क्या बोला हुआ है आपको, एक्स बताना है। अच्छा, इसकी रिएक्शन करवाई गई है, अगर नहीं दे रखा है तो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर NBS दे रखा होगा, तो आप ये देख लो कि कौन सा रेडिकल आपका स्टेबल बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। क्या यही दिया होता है, HBr कुछ और मैम दिया होता है? HBr था इसमें क्वेश्चन। ठीक है, तो HBr दिया हुआ था, तो ये चेक कर लीजिए कि कार्बोकेटाइन स्टेबल कहाँ बनेगा। तो यहाँ पे मुझे दिख भी रहा है बी ऑप्शन। जब आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराओगे तो यहाँ पे आपका टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है ना। देखो, ये वाला कार्बन जो है जिसपे पॉजिटिव हो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो यहीं पे ही क्या लग जाएगा आपका, Br लग जाएगा। ठीक है जी, यस मैम। ऐसे करना था। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। तो कल आपका मॉक टेस्ट 5 हो गया था, एक बार मैं तुम लोगों के स्कोर ही देख रही थी। मेहनत करो, मेहनत करो। हरलीन आई है क्या क्लास में? हरलीन, सुखजीत, हरमीत, हाँ जी। ठीक है। हरमीत, मेहनत बेटा तीनों में ही करनी पड़ेगी, लेकिन फिजिक्स में थोड़ी ज्यादा। ठीक है, कृपा है क्या? दिव्या, यस मैम। थोड़ा आपको केमिस्ट्री में जो गलतियां हुई है वो करनी है, और फिजिक्स में थोड़ा अटेम्प्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा इसमें, अगर मैं इस पेपर के हिसाब से बात करूं। ठीक है, यस मैम। अमनदीप फिजिक्स में काम करना है आपको। ठीक है, यस मैम। मैथ्स का ठीक है। संध्या है, सुहानी है। यस मैम। सुहानी, ये पेपर खुद की मेहनत से किया तो स्कोर इज गुड, अच्छा स्कोर है, बस मैथ्स में देख लेना कहाँ गलती हुई है। मैम केमिस्ट्री में वो रॉन्ग हो गए थे, नेगेटिव मार्क। केमिस्ट्री में कितने तुम्हारे? नहीं, केमिस्ट्री में तो तुम्हारी एक्यूरेसी 92 है अराउंड, मतलब लगा लो सब कुछ ही ठीक है। फिजिक्स में हुआ है तुम्हारे गलत। मैम हम सोच रहे थे कि मतलब एक्यूरेसी ठीक हो जाएगी तो ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे। मैम वो ज़्यादा अटेम्प्ट किए तो नेगेटिव हो गए। फिजिक्स में यस देख लेना ना। देखो, सिर्फ मैं पहले भी आप लोगों को बोलती हूँ, सिर्फ जबरदस्ती अटेम्प्ट रेट मत बढ़ाओ आप लोग, कि अटेम्प्ट रेट बढ़ाना है। अटेम्प्ट रेट तभी बढ़ाओ जब आप श्योर हो उस क्वेश्चन के बारे में, समझ रहे हो? मैम प्रीवियस टाइम एक्यूरेसी ठीक थी ना, तो इस बार सोचा कि थोड़ा अटेम्प्ट ज़्यादा कर लेते हैं। नहीं, कंफर्म वो
ठीक है, एक्यूरेसी ठीक है, बट क्या जो अब आप अटेम्प्ट रेट बढ़ाने के लिए जिन क्वेश्चंस को आप कर रही थी, क्या वो आपको क्वेश्चन पहले से आते थे, मतलब बिल्कुल तुम श्योर थी? अगर तुम 50-50% भी थी ना, तब भी नहीं करने चाहिए थे सुहानी, ठीक है? तो ये ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि जो उस पेपर में मान लो तुमने वो क्वेश्चन किया, ऐसा तो है नहीं सेम वही क्वेश्चन आ गए, राइट? तो आप जिन क्वेश्चन पे श्योर होते हो आप उन्हीं को करो, जबरदस्ती अपने को अटेम्प्ट रेट नहीं बढ़ाना है, नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है? दीप्ति का टाइम बहुत कम है भाई आपका, अगर क्लास में है तो पलक, पलक है? पलक नहीं है, ठीक है। सुखजीत मेरे को एक बार क्लास के बाद बताना आप कि हम कब कनेक्ट कर सकते हैं ना, लास्ट टाइम भी नहीं हुआ ना अपना लास्ट वीक में। यस मैम। पक्का तुम ही बताना, तुम खुद से रीच आउट करके। प्रिंस Yes, ma'am. आपको फिजिक्स में मेहनत करने की जरूरत है, कम स्कोर है। स्मृतिका, यस मैम। स्मृतिका का भी फिजिक्स में कम है। केमिस्ट्री में तुम लोग बहुत ज्यादा एक्यूरेसी लाए हो भाई, कैसे किया है पेपर, कितना देखा है? नैतिक है? नैतिक लगाता है क्लास, है क्या? नहीं है। कृतिका बेटा मैथ्स में है ना, मेहनत करो। आदित्य वो नेगेटिव ज्यादा हो गए थे। हाँ वही तो ना, नेगेटिव यही जेई में हुआ तो क्या करेंगे हम। ठीक है आदित्य, आप तो पूरा टाइम ही नहीं बैठते। आदित्य तारू जी। धनंजय पेपर इन दिया? मैम लोकेश सर ने ना पहले गलत लिंक भेज दिया था पेपर का 12 बजे के आसपास, तो वो दे दिया मैंने 3 घंटे लगा के पूरा, फिर बाद में डिलीट भी कर दिया उन्होंने। अच्छा, तो ये पता कैसे चला मेजर गलत है? मैम पीरवश ने बताया था बाद में। हाँ वो भी कह रहा था 4.5 घंटे चलेगा उसके। अच्छा फिर तुमने कहा भाई मैं तो नहीं दे रहा हूँ। यस मैम। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे अपने रिपोर्ट को एनालिसिस करो, बार बार मैं बोलती हूँ, ठीक है? अच्छे से करते रहो। 5 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, 5 और रह गए, वो पता भी नहीं चलेगा वो टाइम कब बीत गया, है ना? 22 दिसंबर तो हो ही गई है, ठीक है? चलो मैम मैंने तो पर एक्सपेरिमेंट करके देखा था फिजिक्स और मैथ को, मैथ में मैम वो उल्टा ही पड़ गया। अच्छा ठीक मैम है। सर कि मैथ वाला पहले देना, फिजिक्स लास्ट में देना, तो मैम वो उल्टा ही हो गया फिर। अच्छा मतलब मैथ्स पहले देना, मतलब मैथ्स पहले अटेम्प्ट करना है? हाँ जी मैम, आगे मैं मैथ्स लास्ट में अटेम्प्ट करती हूँ ना मैम, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाते। सर कह रहे थे कि इस बार सबसे पहले मैथ ही करके देखना। अच्छा तो जो लास्ट में फिजिक्स में हो गया। भाई टाइम मैनेज तुम लोगों को करना पड़ेगा। 50 मिनट्स केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री जल्दी भी हो सकती है लेकिन वो तभी जल्दी होगी जब आप लोगों की अल्ट्रा लेवल प्रैक्टिस होगी, तो मैं मान के चल रही हूँ वो भी इतनी नहीं है, तो 50 मिनट्स लगा के चलो केमिस्ट्री में, इतने ही देने हैं। 1 घंटा तुम फिजिक्स में दो और बाकी का जो 1 घंटा 10 मिनट दिया है वो मैथ्स में दो। आपको यही टाइम मैनेज करना पड़ेगा इसी तरीके से। अगर आपको नहीं मतलब लाइक पता चलता है तो अपना वॉच रखा करो अपने साथ, ठीक है? और वैसे तो टाइमर चलता भी रहता है उसमें, बट फिर भी अपना वॉच अपने साथ रख सकते हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि 1 घंटा केमिस्ट्री में ले लेते हैं, तो ये मत करना, ठीक है? तो ये वाला टाइम इस तरीके से मैनेज करो। मैथ्स को कम से कम आपको 1 घंटे से ऊपर देना ही पड़ेगा। फिजिक्स भी 1 घंटा बेटा मांगती है, क्योंकि फिजिक्स में भी टाइम चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, राइट? चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो अपन करेंगे। थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम का मैं नहीं कराऊंगी। अगर तुमने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है उसको करवा के, फिर बच्चे कहते हैं मैम हमसे तो ये हो ही नहीं रहा, हमसे तो ये हो ही नहीं रहा, ठीक है?
तो पहले इसलिए मैंने स्टार्टिंग में सारे ग्रेड 12 के क्वेश्चंस लिए हैं, मोस्टली ग्रेड 12 के ही क्वेश्चंस हैं, 1-2 चैप्टर को छोड़ के, ठीक है। तो वो हम ट्राई करते हैं कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस होंगे। चलिए आइए, अगर आप लोग अपनी ईमानदारी से टेस्ट दे रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्कोर तो इम्प्रूव हो जाएगा जब आप अपनी गलतियों को, क्योंकि देखो अगर आप लोग गूगल से या नोट से देख रहे हो ना, तो आप में कभी को अंदर वो चीज नहीं आएगी कि हम खुद को देखें, हम खुद को एनालाइज करें, ठीक है, कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, क्योंकि आपकी हेल्प करने वाले अभी फिलहाल गूगल और नोट्स है, राइट। जब आप खुद से मेहनत करके दोगे ना, तो आपको अंदर से थोड़ा सा फील भी होगा, अरे यार 1 घंटा हो सकता है मूड भी खराब हो जाए कि यार इतनी मेहनत की, नंबर नहीं आए, पता नहीं क्या हो रहा है, ये चीज फील होती है ना। तो फिर हम देखते हैं यार कहाँ किया गलती, कहाँ की है, और हम बैठ के उसको अच्छे से रिवाइज करते हैं। बट अगर तुम कहीं और से देख रहे हो, पेपर कहीं और से कर रहे हो इस टाइम पे, तो वैसे ये बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत ही बेकार बात है इस टाइम पे चीटिंग करना। अगर तुम कर रहे हो तो अब अंदर से आएगा ही नहीं, ये मन ही नहीं करेगा तुम्हें देखने का, रिपोर्ट एनालिसिस ये सब तुम्हें फालतू चीजें लगेगी, राइट। तो इसीलिए कह रही हूँ ये टाइम पे तो, अब तो वैसे टाइम चला गया मेरा शायद ये बोलने का, जो ये मैं बोल रही हूँ बहुत देर हो गई है, पहले मैं वैसे बहुत बोल चुकी हूँ ये चीजें, बट अब बहुत देर हो गई है, आपको खुद से ही पेपर देने चाहिए, ठीक है। अब गलतियां कर दी तो हो सकता है अप्रैल में तुम्हें सबक मिल जाए, एक बार तुम जनवरी का पेपर दे लो, उसमें नंबर देख लेना कितने आ रहे हैं आप लोगों के, फिर आपको खुद अंदर से एक रियलाइजेशन होगा कि यार अपनी मेहनत से ही करते हैं पेपर, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे देखते हैं कहीं और से। और यार पता है देखो, इतनी तो जिंदगी बड़ी भी नहीं है ना, लाइफ इज वेरी शॉर्ट, हम किसको इम्प्रेस करेंगे, मेरे को तो क्या ही करोगे, मेरे को तो सब पता है। और पेरेंट्स को भी हम कब तक, देखो एक होता है रियल वाला इम्प्रेस करना, एक होता है फेक वाला इम्प्रेस करना। तो अभी तो वो शायद खुश हो जाएंगे, वो शायद प्राउड भी फील करेंगे कि मेरा बेटा मेरी बेटी देखो कि अच्छा स्कोर ला रही है, हो जाएगा उसका, अभी तुमने उनको वो दे दी है, उम्मीद दे दी है, फॉल्स एक्सपेक्टेशन है उनको आपसे। लेकिन जब ये तुम फाइनल पेपर दे के आओगे, रिजल्ट तो देखेंगे वो तुम्हारा जो निकल के आएगा स्कोर कार्ड, तुम्हारे पेरेंट्स देखेंगे और देखेंगे वहां पे जितना तुम ऑनलाइन में लाते थे उतना है ही नहीं स्कोर। सोचो फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे तुम्हें और ज्यादा फील होगा, क्योंकि उनको बहुत दुख हो रहा होगा, और पेरेंट्स को जब दुख होता है तो फिर हम बच्चे तो सबसे ज्यादा ही फील करते हैं वो चीज, राइट। तो इसीलिए इम्प्रेस मत करो, जो सच है वही दिखाओ उनको भी, और उनको ये उम्मीद उनकी भी जगाओ, उनको भी थोड़ा सा वो दो कि हाँ मेहनत तो हम करेंगे। पेपर आसान नहीं है जेई का, ठीक है, डिफिकल्ट होता है, इतने लाखों बच्चों में, हजारों में आना, लाखों में से बहुत कंपटीशन है, लेकिन मेहनत से आगे जाओगे तो तुम्हारा रास्ता तुम्हें साफ दिखाई देगा। और अगर तुम चीटिंग के रास्ते से जाओगे तो थोड़ी देर थोड़े टाइम तक आगे जा पाओगे, उसके बाद सब धुंधला धुंधला तुम्हें दिखाई देने लगेगा। और ये मेरी बात सिर्फ अभी के लिए नहीं है कि 12th में तुम पढ़ रहे हो, लाइफ टाइम की बात है, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तक याद रखना है मेरी बात। हमेशा ऑनेस्टी का रास्ता अपनाना, बहुत आगे जाओगे। बेशक तुम्हें वो चीज शायद थोड़ी लेट मिलेगी, क्योंकि आजकल दुनिया में इतना करप्शन हो रहा है ना, ब्राइब दे दे के चीजें करवाते, लाखों लाखों रुपए के डोनेशन दे दे के चीजें हो जाती है ना। लेकिन वो चीज शायद उनको जल्दी मिल जाए, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। तुम्हें शायद हो सकता है ईमानदारी का रास्ता चुनोगे तो वो चीज थोड़ी लेट मिले, लेकिन तुम बहुत आगे जाओगे, ये बात मेरी हमेशा याद रखना। तो अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे तभी आगे जाके तुम्हें लोग भी वैसे मिलेंगे। अगर हम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, अब हमारा सर्कल भी वैसे ही बनता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मेरी ध्यान रखना, लाइफ टाइम काम आएगी। चलो चलते हैं। विच ऑफ द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन लैक्टोज। तो मैंने आप लोगों को सुक्रोज, एक बार मैं सारा रिवाइज भी करा देती हूँ। सुक्रोज में क्या होता है अपने पास, अल्फा डी ग्लूकोज। अपने एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ लो ये चैप्टर, जिनके बैच में मैंने नहीं करवाया उनको कह रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आप
में लर्निंग पावर अच्छी है तो आप ये चैप्टर कर सकते हो, अगर नहीं है तो छोड़ दो। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है अपने को इसमें, ठीक है। इसका C1 कार्बन और इसका C2, इसमें होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। माल्टोज में क्या होता है? अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज। यस, यस दोनों ही अल्फा ग्लूकोज की यूनिट होती हैं और इसमें C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, मतलब C1 और C4 से पानी निकलता है और ईथर लिंकेज भी बोल सकते हो इसको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है। मैम बीटा डी ग्लूकोज नहीं होता क्या माल्टोज में? किसमें बेटा? नहीं, अल्फा अल्फा। अल्फा होता है, लैक्टोज में होता है बेटा, बीटा बीटा। लैक्टोज में होता है बीटा डी गैलेक्टोज, गैलेक्टोज और बीटा डी, Yes. और गैलेक्टोज में C1 कार्बन होता है और ग्लूकोज में C4 होता है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो ग्लूकोज गैलेक्टोज आपस में C4 एपिमर भी होते हैं, ठीक है। मतलब जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल वैसे ही आपका इसका होता है गैलेक्टोज का, बस 4th पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर में, ठीक है। चलिए चले, यस मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इलेक्ट्रो से था ये। आपको क्या बोला है? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इन वोल्ट ऑफ द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सवाल था। तो आपको ये इक्वेशन, इसके लिए जो ये इक्वेशन दी हुई है ना बेटा, इसके लिए आपको ई नोट सेल निकालना था, ठीक है। अब इसके लिए ई नोट सेल निकालने के लिए जो हमें ये वैल्यूज दे रखी है, हमें इसको यूज करना पड़ेगा, क्या कहते हैं? यस मैम। चलो भाई, देखो Ag प्लस Ag में जा रहा है, उसका तो जुगाड़ हमारे पास है। Fe+2 Fe+3 में है, इसका जुगाड़ हमें करना है इन दोनों वैल्यू से। चलो करते हैं फिर। तो Fe+2 जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe में जाएगा तो इसके लिए पोटेंशियल है y वोल्ट, और हमें Fe+2 देखो लेफ्ट हैंड साइड ही चाहिए, बिल्कुल ठीक है। Fe+3 से Fe जा रहा है, लेकिन Fe+3 हमारी डिजायर्ड जो मतलब लाइक जो हमें इक्वेशन चाहिए वो लाइक कहाँ पे है? Fe3+ राइट हैंड साइड, तो इसको हमें ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन किया। पता है ना, ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है क्योंकि 3+ से 3 में जा रहा है, ये 0 से +3 में जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। अब फाइनल इक्वेशन देखना क्या बनी। F ये तो गया, Fe+2 गिव्स Fe+3 और 1 इलेक्ट्रॉन, यस और नो। इसका Yes, हमें ma'am. ई नोट सेल निकालना है। तो मैंने तुम्हें बताया था जब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम लोगों को पढ़ा रही थी कि अगर तुम्हारे फाइनल इक्वेशन में नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है मेरा बेटा, तो फिर आपका गिब्स एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है, जो सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, तो डेल्टा G3 क्या होगा? डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। करवाया था, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे अपन ऐसे, बस ये मान लो जो क्लास में करवाया था वैसा ही टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ गया। तो डेल्टा G3 क्या होगा? -n E नोट सेल इंटू F फैराडे, तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, तो मैं वो नहीं लिख रही हूँ। -1 इंटू E नोट सेल, -2 Y दिया हुआ है, -3 ये -Z दिया हुआ है ना। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास ई नोट सेल क्या निकल के आ जाएगा? जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि 2y - 3z। क्या कहते हो? तो ये हमारा ई नोट सेल आ गया इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। चलो आ गया ना? क्या कहते हो? यस मैम। Ag प्लस क्या है? अब Ag प्लस का रिडक्शन हो रहा है, तो अगर रिडक्शन हो रहा है तो Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, Ag में कन्वर्ट होगा।
कितना दिया हुआ इसका x वोल्ट और ये कितना 2y माइनस 3z। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी? Fe प्लस 2 वही बन गई जो हमें चाहिए थी, देखो गिव्स Fe प्लस 3 प्लस Ag। तो दोनों को ऐड करने से आई है ना ये, तो 2y माइनस 3z प्लस x, ये आ जाएगा E नोट सेल ऑफ फाइनल इक्वेशन। क्या कहते हो? तो हमें मिल गया x प्लस 2y माइनस 3z। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इजी तो नहीं मैं बोलूंगी क्योंकि इसमें आपको सोचना तो था, है ना, कि कैसे होगा। अगर जिसने क्वेश्चन करे हुए हैं इस टाइप के तो ही वो बना पाया होगा, अदरवाइज आपको मुश्किल आई होगी। ठीक है, चलो कितने हो गए क्वेश्चन? 2 ही हुए हैं ना अभी तो। 31 पे आते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। कहां से आया ये सवाल? पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन कहां से है? टॉपिक आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या कहती है, मतलब क्या होती है? वो वाली स्पीसीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, है ना। अब देखो ना, सब में कितने 18 18, 15 3 18, 16 2 18, 20 में से 2 गया 18, 19 माइनस 1 18, 17 प्लस 1 18। ऑल आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम क्या कहते हैं? जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा स्पीसीज पे उतनी आयनिक रेडियाई ज्यादा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी आयनिक रेडियाई कम होती है। ठीक है, तो बस सबसे पहले P3 नेगेटिव आएगा, फिर सल्फर पे 2 नेगेटिव का चार्ज है, फिर क्लोरीन, फिर ये K+ और लास्ट में क्या आ जाएगा? कैल्शियम 2+। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक के केस में जो आपका साइज होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एटॉमिक नंबर के। ध्यान रखना, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ऐसी अंट कहीं पे भी मत लगा देना। तो एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा पता ही आपको, ठीक है, इसका है कैल्शियम, कैल्शियम का, इसका 19, इसका 17, इसका 16, इसका 15, सबसे कम इसका है, तो इसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 32। मैं आपको वो वाले क्वेश्चंस करा रही हूँ जो आपको करने हैं। 3-4 क्वेश्चन मैं छुड़वा दूंगी जो चैप्टर आपने नहीं पढ़े हुए, क्योंकि मैं करवाती हूँ फिर आप में से कुछ बच्चे बोलते हैं मैम हमने तो ये पढ़ा ही नहीं हुआ और मैंने करवाया भी नहीं है वो चैप्टर, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, राइट। तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई फायदा नहीं हो, मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ और वो चीज तुमने कभी पढ़ी नहीं तो डजन कोई फायदा ही नहीं है, डजन मेक सेंस। इससे बेटर है जो मैं करवा रही हूँ उसको ही मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊं। यहाँ पे देखो क्या है, NH2 है, CH3 NaNO2। क्या काम करता है ये? मैम ये काम करता है डाइजेशन का, है यही करेगा। उसके बाद पानी दिया हुआ है, गर्म किया है इसको, तो किसमें चेंज हो जाएगी ये वाला ग्रुप? OH में। अब दिया हुआ है CCl4, KOH है, बेस है, ठीक है, ये बाहर निकलेगा। मैं एक बार बता देती हूँ मैकेनिज्म। मैम रीमर टीमर कार्बोक्सिलेशन है ना? एक सेकेंड, यहाँ पे होगा अटैक। पहले तो NOH है, ये मतलब लाइक एसिड बेस रिएक्शन होके फिर ये अटैक करेगा और ये बाहर निकलेगा, नहीं तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे होगा क्या देखना एक बार। C पे कितने हैं? 3 Cl है, देखो क्या कहते हो? यस मैम। बस अब क्या होगा? रीमर टिमन ही है ये कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो बस आपको KOH दिया हुआ, आगे जाके क्या हुआ? 3 Cl रिप्लेस हो जाएंगे OH से और एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते, पानी निकल जाएगा तो ये बन जाएगा नीचे। ध्यान रखना CH3 तो है ही है,
ये बन जाएगा OH के ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा COOH CH3। ये कौन सी रिएक्शन है? रीमर टीमन कार्बोक्सिलेशन टाइप वाली ही रिएक्शन है, बस उसमें क्या होता है अपने पास मिथाइल नहीं होता, इन्होंने मिथाइल दे रखा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा? COOH आ जाएगा। हाँ, अगर मान लो इसकी जगह ये दिया होता ना, तो प्रोडक्ट कौन सा बनता फिर? रीमर टीमर, जिसमें सैलिसैल्डिहाइड बनता है, राइट। आपको कॉमन नेम भी मालूम होने चाहिए, आपको आयुपैक नेमिंग भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। आपको पता है ना, हर मॉक टेस्ट में नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, तुमने नोटिस किया होगा। हर पेपर मतलब हर टेस्ट में नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आ ही रहा है, तो बस आपको अपने 4 नंबर सिक्योर करने हैं। नेम रिएक्शन जितनी भी है, अराउंड 33-34 के आसपास नेम रिएक्शन है, वो मैं PDF आपको दे दूंगी, एक बार आप थोड़ी ऑर्गेनिक पढ़ लो मेरे से, राइट। तो बस चलो आ गया हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है, बहुत सिंपल है। sp2 और sp कार्बन पे मैंने कहा था पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो B वाला sp2 पे आया है, ये sp पे आया, तो B और D तो सबसे पीछे आएगा। ये देखो यहीं पे है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस हो रही है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, तो सबसे आगे क्या आएगा? A आएगा। तो A सबसे पहले आएगा, फिर sp3 वाला आएगा, फिर sp2 पे जिसपे कार्बोकेटाइन आया वो, और फिर लास्ट में क्या आएगा? D। तो ये आपका आया है ACBD। ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, किसी ने GOC की क्लास भी ली होगी ना, तो वो किया होगा ये वाला। मैम ये डायरेक्ट रेजोनेंस से एलिमिनेट होकर नहीं हो सकता था? हाँ वैसे कर लो। अरे मैं तो डिस्कशन करा रहा हूँ, तो मुझे तो एज अ टीचर डिटेल में करवाना होगा ना अब्दुल्ला, ठीक है। बाकी A ऑप्शन से ही आंसर आ रहा है कि फर्स्ट में रेजोनेंस हो रहा है, तो डायरेक्ट कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं 34। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये पूछा आपसे। तो सबसे पहले देखो, पिक्रिक एसिड क्या होता है? पिक्रिक एसिड होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ठीक है। यस ये देखो कॉल्वेज रिएक्शन में क्या होता है अपना? फिनोल से सैलिसिलिक एसिड ही बनता है ना, याद है? यस मैम पहले NOH के साथ चलता है, फिर CO2 हाइड्रोलिसिस, और हमारे को मिल जाता है सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है, ठीक है, या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। फिर देखो रीमर टीमन कह रहा है कि जब फिनोल की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो नहीं दिया हुआ इसने, कोई बात नहीं, तो वो कह रहे हैं सैलिसिलिक बनता है, विच इज रॉन्ग, हमें तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है। तो बस हो गया सवाल, यही नोट करेक्ट है। यहाँ पे देखो फिनोल क्या है? कलर देता है FeCl3। यस बताया था मैंने, जो आपका FeCl3 टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है? फिनोल की तरह। हाँ मैंने ये नहीं बताया था, क्योंकि मैंने मैकेनिज्म नहीं बताया था, मैंने डायरेक्ट बता दिया था। और ये जो टेस्ट आ रहा है, जो ये कलर आ रहा है, इज ड्यू टू इनोल स्ट्रक्चर, तो बीच में इनोल स्ट्रक्चर बनता है, तो ये तुम ध्यान रख सकते हो, नहीं तो नहीं। सी बस इतना ध्यान रख लेना कि FeCl3 टेस्ट फिनोल के लिए होता है, इतना भी काम तुम्हारा चल जाएगा। तो डायरेक्ट किसी को रीमर टीमन के बारे में पता तो हो गया। अब देखो तुम खुद देखो, एक सवाल ये आया नेम रिएक्शन से, ठीक है, और एक सवाल अपना यहाँ पे था, है ना, तो 2 सवाल आ गए तुम्हारे, समझे? चलो आओ, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टाइम फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन A gives product is 1 hour। ये कहाँ से आया अपना सवाल? 0 ऑर्डर से आया है, करवाया हुआ था। अपने को क्या मतलब दे रखा है? T हाफ दिया हुआ है, जो कि 1 घंटा है। हाँ मैम। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कब है, मतलब क्या है? वो आपको 2 मोल पर लीटर दी हुई है। हाँ मैम, मतलब वो कह रहे हैं कि जो हाफ लाइफ है वो 1 आवर है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी है। फिर वो कह रहे हैं कितना टाइम लगेगा जब कंसंट्रेशन 0.50 से 0.25 हो जाए। तो इसकी बात तो हम करेंगे बाद में, पहले ये देखो इसको कैसे यूज कर। हाफ लाइफ है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, टी हाफ क्या होता है मैम? A0/2K। हाफ लाइफ तुम्हें सबकी याद होनी चाहिए, 0 ऑर्डर की होनी चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर की होनी चाहिए, सेकेंड ऑर्डर की भी होनी चाहिए। ध्यान रखना ये 3 ऑर्डर की होनी चाहिए। वैसे तो सेकेंड की पूछेगा नहीं, बट स्टिल 0 फर्स्ट सेकेंड तीनों की मालूम होनी चाहिए। 2K
ठीक है, के क्या है, रेट कांस्टेंट। ध्यान रखना रेट कांस्टेंट स्मॉल के होता है, लिखने में आपको दिख रहा हो बेशक कैपिटल के, बट इट इज रिप्रेजेंट एज स्मॉल के। ठीक है, तो के क्या हो जाएगा, ए नोट बाय 2t½ यानी कि मैम ये तो 1 ही आ गया। चलो मैम ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 80 कंसंट्रेशन टाइम टी पे कितनी रह गई, माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस KT। अब तुम्हारे पास 80 कितनी है बताओ भाई, 0.50 से कितनी रह गई, 0.25। टाइम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आधा। डन है, Yes, ma'am. पक्का। चलो, जहां पे भी तुम्हें लगे कि मैम ये पॉइंट समझ में नहीं आया है, आप हमें बता दो, मैं बता दूंगी, नो प्रॉब्लम, पूछ सकते हो तुम। मैम प्रीवियस वाले का आंसर क्या है? किसका बेटा, मैम इस वाले, ओके मैम। ये वाला देखो, ये डिफिकल्ट बोल सकते हो इसको, डिफिकल्ट मीडियम मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप का ही सवाल है। जिसने एल्डोल रिएक्शन पढ़ी होगी उसके लिए थोड़ा सा मीडियम होगा, जिसने नहीं करा तो देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट उसके लिए होता है जिसको वो नहीं आता है, राइट। अभी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि उसने ना देखो कितने सारे रिएजेंट पूछ लिए। इसका क्या काम है, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एल्कोहलिक KOH क्या करता है, O3 क्या करता है, देखो ना O3 डाइमिथाइल सल्फाइड लिखवाया था मैंने, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा होता है ये। NOH हीट क्या कर रहा है, एल्डोल रिएक्शन। और मैंने तुम्हें क्लास में जब पढ़ाई थी एल्डोल तो मैंने कहा था एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि वो पहले ओजोनोलिसिस कराता है उसके बाद एल्डोल करवाता है। तुम्हें याद नहीं है शायद, बट मैंने बोला था। अब आपको ये देखना है 1 by 1, देखो अगर किसी ने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है तो उसको दिख गया है कि A ही आंसर होगा, क्योंकि 6 से छोटी रिंग बनने वाली है यहाँ पे 5 की, राइट। बट अगर मान लो किसी को थोड़ा बहुत आता है तो उसने बना बना के देखा होगा कि क्या बन सकता है, ठीक है। सो आप कहीं से भी ट्राई कर लो, कहाँ से करें ट्राई, तुम लोग मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन मैं पकड़ू, तुम बताओ, क्योंकि एक ही बताऊंगी मैं, फिर उसके बाद जो फाइनल अपना आंसर है फिर उसी को ही मैं ड्रॉ करके उसका मैकेनिज्म बताऊंगी। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन पकड़ू। अच्छा तुम नहीं कह रहे हो तो फिर मैं अपनी मर्जी से पकड़ लूं, डी वाला देखो। डी वाला, चलो लो डी वाला। अब एक बात बताओ, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, रेडिकल बनेगा, कौन सा रेडिकल बनाओ, यहाँ बनाओगे CH बॉन्ड ब्रेक कराओगे तो सेकेंडरी बनेगा, यहाँ बनाओगे तो टर्शरी बनेगा, और यहाँ बनाओगे तो प्राइमरी बनेगा। तो बताओ कौन सा रेडिकल स्टेबल, टर्शरी। शाबाश। तो यानी कि जो यहाँ रेडिकल बनेगा वहीं पे मैं Br लगा दूं, Br रेडिकल और वो रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेगा। इसके बाद है एल्कोहलिक KOH, क्या कराता है ये, E2 रिएक्शन, E2 कराएगा। अब ये भी अल्फा H है और ये भी, हमें कौन सा बनाना है, सेटजेफ के अकॉर्डिंग जो स्टेबल एल्कीन बनेगी, तो ये बनेगी, बोलो। यस मैम। यस मैम। ये वाला भी निकाल सकते हो, सेम ही बनेगा, है ना। चलो ये हो गया काम। इसके बाद इन्होंने डाला है O3, फिर डाला है मिथाइल सल्फाइड, डाइमिथाइल सल्फाइड। ये क्या करता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। बताया था मैंने, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, एक डबल बॉन्ड हो दे दो दूसरी साइड और एक इधर वाली साइड, दोनों साइड डबल बॉन्ड हो दे दो। देखना एक बार, यहाँ पे लग जाएगा एक, बोलो क्या कहते हो, और एक क्या लग जाएगा इधर की साइड, यानी कि ये, है ना। कार्बन देखो 5 ही है, 1 2 3 4 5, राइट। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, NOH। तो भाई साहब ओजोनोलिसिस के साथ एल्डोल का रिश्ता बड़ा ही गहरा है, बहुत ही गहरा है। तो अगर तुम एल्डोल करवाओगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो भाई साहब एसिडिक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। कहाँ का निकालोगे मैम ये अपने कीटोन की साइड वाले निकालेंगे। ठीक है, अगर तुम मान लो यहाँ का निकालते हो तो 1 2 3 4, हाँ
5 6 यही निकलेगा। यही है, देखना। यस मैम 6 है। ये तो 6 बन रही है, तो यानी कि ये तो हो नहीं सकता। हमें कितनी मेंबर रिंग चाहिए? 5 चाहिए, है ना? तो मतलब ये तो गलत है, ये गलत है। ठीक है, आगे आता देखने दो। 1 2 3 4, ठीक है, ये नहीं हो सकती। आंसर इसका वैसे है क्या? ए है। तुम बाकी भी बना के देख सकते हो। आंसर ए है। कैसे आया मैम ए? मैम ए कैसे आया? देखो, सबसे पहले कहीं भी बी आर लगा दो, क्योंकि कहीं टर्शरी सेकेंडरी का कोई केस नहीं है। फिर इनटू एलिमिनेशन करा दो, ये बनेगा, बोलो। फिर ओजोनोलिसिस करा दो, देखना 6 ही कार्बन है ना। 1 2 3 4 5 6। हाँ, उसके बाद अपने को क्या करना पड़ता है? एसिडिक है, जब ये वाला निकाल लो, ये वाला निकाल लो। मैंने ये वाला निकाल दिया, तो 1 2 3 4 5। देखना एक बार, अपनी मर्जी से कहीं भी 1 लिख दो। लिख दिया सबने, सिखाया था ये। 1 का बॉन्ड किससे बन रहा है बताओ भाई? 5 से। 5 4 से जुड़ा है, 4 3 से जुड़ा है, 3 2 से जुड़ा है। और हीट दिया हुआ है, तो जिसका बॉन्ड तुमने जोड़ा है उनके बीच में क्या लगा दो? डबल बॉन्ड लगा दो। मैंने लगा दिया 1 और 5। और 1 पे देखना क्या लगा हुआ है? CHO। बोलो आया कि नहीं आया ये वाला बॉन्ड? तुम कोई भी उठा लेना, बना के देख लेना। मतलब 1 2 तो मैंने बनाई दी, 2 चेक कर लेना घर पे एज अ प्रैक्टिस। तो ए क्या होगा इसका? फाइनल आंसर होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट लेवल में काउंट होगा। जिसने अगर पढ़ा ही नहीं, मान लो जिसने बहुत कम प्रैक्टिस की है एल्डोल की, तो वो तो यार मत ही करना, नहीं तो नेगेटिव करवा देगा। मैम ये चारों चेक करने पड़ेंगे? क्या बेटा? मैम ये चारों ही बना के चेक करने पड़ेंगे? देखो, मैं कहूंगी नहीं बनाने पड़ेंगे। अगर आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो आप देख के पता लगा लोगे, क्योंकि आप देख लोगे कि बी आर। सबसे पहले आप फर्स्ट ऑप्शन को ही देखोगे, राइट? फर्स्ट ऑप्शन को देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन सकती है। तो आप जिसपे हमें देखो, एकदम 100% तो आप श्योर नहीं हो पाओगे, राइट? लेकिन आपको एक हिंट जरूर मिल जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है एल्डोल पे। तो नहीं की हुई तो सारे बना के देखो फिर, ठीक है? और अगर थोड़ा सा भी हिंट मिल जाता है, मान लो तुम्हें लग रहा है ए और डी में से हो सकता है, तुम बनाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा। और इतना टाइम नहीं लगता, तो मैं सिखा रही हूँ इसलिए मुझे टाइम लगा, बहुत जल्दी बनता है। और जैसे तुम 2 स्टेप लिखोगे ना अब्दुल्ला, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा तुम सही जा रहे हो, गलत जा रहे हो। ठीक है? हाँ धनंजय। मैम कुछ नहीं मैम प्रोडक्ट से भी आ सकते हैं ना वापसी कैसे? हाँ, यस मैम। तुम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भी जा सकते हो, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी जा सकते हो, राइट? हाँ, अगर मान लो तुम कह रहे हो मैम इससे हम रिवर्स जाएंगे, तो फिर आप रिवर्स पे जाना पड़ेगा आपको, राइट? यस मैम मुझे जाके दिखाते हैं। वैसे धनंजय ने बहुत सही चीज बता दी। चलो एक बार करके देखते हैं। हटा दो इसको सबको, देखो इसको हटा देते हैं। एक सेकंड। हाँ, तो इसमें क्या बोला इसने, धनंजय ने? वापस जाते हैं। देखो वापस हम याद है कैसे जाते थे? दिस इज अल्फा बीटा, यही करते थे। तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग करते थे अल्फा वाला और बीटा वाला बॉन्ड तोड़ देते। अल्फा की जगह 2 H आ जाएंगे और बीटा की जगह 2 OH। देखना एक बार थोड़ा सा, यहाँ पे 2 H है, इसको ऐसे ही रखती हूँ फिर। और बीटा पे क्या आ जाएंगे? 2 OH। और हमें पता है एक कार्बन में 2 H स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O। क्या कहते हो? है ना? तो तुम्हारा जब तुम 3rd 4th करवाओगे तो उसके बाद तुम्हारा ये बनेगा। तो इससे तुम्हें ये पता चल गया भाई साहब, ओजोनोलिसिस कराने के बाद 2 एल्डिहाइड बनने वाले हैं ना, डबल बॉन्ड O लगा के। तो तुम ये चेक कर लो कहीं पे भी। यहाँ पे तो कीटोन बन रहा था ना, यहाँ पे चेक कर लेना यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट? यहाँ पे भी चेक कर लेना क्या बन रहा है, तो तुम्हें अच्छा हिंट मिल जाएगा इससे भी। ठीक है, वापस भी जा सकते हो। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये तो बहुत ही आसान था, है ना?
कलर्ड और पैरामैग्नेटिक पूछा है आपसे, तो देख लो एक बार। जैसे अपना Mn+7 है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं है, तो डायमैग्नेटिक होगा, है ना। और कलर हो सकता है MnO4 नेगेटिव में कलर आता है, लेकिन ये डायमैग्नेटिक है फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन ये मरकरी क्या है, ये कलरलेस होगा, क्या कहते हो, जिंक कैडमियम मरकरी। कॉपर +1 में D10, जिंक 2+ ये कलरलेस होंगे। टाइटेनियम +4 कलरलेस, ये देखो D9 कलर्ड होगा, D3 अनपेड इलेक्ट्रॉन कलर होगा, और D8 अनपेड इलेक्ट्रॉन कलर होगा और पैरामैग्नेटिक भी होगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मैम वेनेडियम +5 कलरफुल होता है। लिख लो, वेनेडियम क्या होता है, वेनेडियम स्कैंडियम टेरी विदाई 23 होता है ना। मैम D0 की वजह से कलरलेस नहीं होगा क्या मैम? D0 की पूछना तो क्या, कलर्ड है या कलरलेस है? नहीं मैम, मतलब मैंने पूछा कि कलरलेस होता है कलरफुल होता है। कलरलेस ही होगा, क्योंकि मैम मैंने वैसे ही करा था ना, Zn2+ एंड B5+ का D0 एंड D10 वाला करके। हाँ तो ठीक है ना, गलत थोड़ी ना, ना मैम, बस पूछ रहा था। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सबको नहीं देखा, एक को भी देखा। अगर एक भी आपका वो है कलरलेस है, डायमैग्नेटिक है, चेक कर लो, तो वो ऑप्शन में ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए आइए, ये वाला क्वेश्चन देखो। ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चन अच्छा था। आपको 2 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो वॉयलेट है। मैं लिख देती हूँ, और ये आपका येलो है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, वैसे तो यही होगा आंसर, बाकी देखो एक बार। दोनों ही पैरामैग्नेटिक है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल ठीक है। दोनों ही ध्यान से देखो, क्रोमियम बेटा +3 है, दोनों में ही D3 है, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। डेल्टा O वैल्यू फर्स्ट वाले की कम होगी, बिल्कुल, क्योंकि वाटर जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है अमोनिया से, तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उसके केस में स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। डेल्टा O वैल्यू कैन बी कंपेयर्ड बाय स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, बिल्कुल वही तो कर रहे हैं हम, ये भी करेक्ट है। तो गलत कौन सी है, ये गलत क्यों है, अब ये देखो। वो कह रहे हैं कि जो डेल्टा O की बेसिकली जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यूज है वो हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द एनर्जी ऑफ क्या बोलते हैं, वॉयलेट एंड येलो, विच इज रॉन्ग। एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला hc/λ होता है ना, राइट। तो बेसिकली जो ये बोल रहे हैं ना कि जो कलर शो हुआ है उससे कदर नहीं, ये मैंने तुम्हें क्लास में बताया था। मान लो इलेक्ट्रॉन है ना, तो अगर मान लो जिस कलर की वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा ना, उसकी एनर्जी यूज करके आप डेल्टा O की वैल्यू निकाल दो, ना कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये कलर वो दिखा रहा है, मतलब इस कंपाउंड का कलर ये होता है। अगर पहले वाला कंपाउंड वॉयलेट कलर का है तो उसने कौन सा एब्जॉर्ब किया होगा, येलो वाला किया होगा, बताया था ना मैंने, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। और इसने अगर येलो दिखा रहा है तो ये कौन से कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब की होगी, इसने वॉयलेट कलर की। तो जो कलर की वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करता है ना, उसकी वैल्यू, उसकी एनर्जी को यूज करके जो है हम डेल्टा O की वैल्यूज निकालते हैं। ये सारे बच्चे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब नोट्स में है तुम लोगों के, बट फिर भी आप इसको जहां पे गलती की थी वहां पे लिख लो, ठीक है। क्योंकि वैसे तो ये क्वेश्चन आसान था, क्योंकि अगर मान लो तुम्हें 3, इसके बारे में तो मेरे ख्याल से पता ही होगा तुम सबको, तो A तुमने लगा दिया होगा। बट अगर मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा और बना देते, तो वहां पे तुम्हें फिर सोचना पड़ता कि कौन सा ऑप्शन आएगा। हाँ सुखजीत, यस। ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ओजोनोलिसिस करवानी थी 2-मिथाइल प्रोपीन की, बना दो। 2-मिथाइल प्रोपीन आता है ना अपने को बनाने, प्रोप मतलब 3 कार्बन, दूसरे नंबर पे मिथाइल, प्रोपीन मतलब फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है।
अब ओजोनोलिसिस करवाना है तो क्या करेंगे, तोड़ दो, एक डबल बॉन्ड यहाँ और एक डबल बॉन्ड यहाँ, क्या कहते हो, एक बन गया हमारे पास प्रोपेन 2 और एक बन गया मीथेनॉल। आसान था ये? यस मैम। यस मैम। इसके बाद है तुम लोगों की क्लास? No, ma'am. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ सब शेल एसोसिएटेड विद n is equal to 4 and m is equal to -2 क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर से सवाल है। देखो जो आपका L होता है वो होता है L होता है आपका सबशेल, है ना, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर जो उसकी सबशेल के बारे में बताता है। तो उसकी जो वैल्यू होगी 0 to n-1 होगी, n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n अगर 4 है तो 4 - 1 क्या हो गया 3, तो 0 पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी L की 0 1 2 3, यस और नो। तो 0 के करस्पॉन्डिंग S होता है, इसके करस्पॉन्डिंग P वाला सबशेल, इसके करस्पॉन्डिंग D वाला और इसके करस्पॉन्डिंग F वाला। बोलो क्या कहते हो? तो फोर्थ वाला है तो 4S 4P 4D 4F। अब आपको बोला है नंबर ऑफ सबशेल, अब आप 4 नहीं लिख सकते हो इसका आंसर, आपको वो वाला बताना है जिसमें m की वैल्यू -2 होगी। m वाला क्या होता है आपका, ml क्या होता है, ml भी लिखा हो सकता है m भी लिखा हो सकता है, दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, आप लोगों ने ये तो सुना होगा ना कभी कि जैसे p की 3 ऑर्बिटल होती हैं, px py pz, है ना, तो इसकी ml की 3 वैल्यूज होती है, कौन सी, -1 0 +1। जैसे s की एक ही होती है 0, राइट। ये हम कैसे निकालते हैं, -L2 + L इंक्लूडिंग 0। देखो S वाले के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0, तो ml की एक ही पॉसिबल होगी 0, क्या कहते हो बताओ। P के लिए L की वैल्यू क्या होती है 1, तो अब 1 में क्या हो जाएगा +1 भी हो जाएगा -1 भी हो जाएगा, ध्यान रखना 0 भी काउंट करना होता है। ठीक है, D में क्या होता है L की वैल्यू 2, तो 5 हो जाएंगी ना, कौन कौन सी, +2 +1 0 -1 -2। F में क्या होता है L की वैल्यू 3, तो कितनी हो जाएंगी आपकी, देखो ना, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ठीक है, इस फॉर्मूले से निकालना है तो नहीं, वो तो ऑर्बिटल आ जाएंगे, नहीं ऐसे ही ध्यान रखना जैसे मैंने बताया है। ठीक है, बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. हाँ, इससे आगे, हाँ इससे भी निकाल सकते हो, 12 + 1 से। जैसे L की वैल्यू मान लो 0 है तो कितनी हो जाएगी 1, तो A की वैल्यू होती है 0, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमें m = -2 कहाँ दिखेगा, एक तो D में दिखेगा और F में दिखेगा। तो ऐसी कितनी सबशेल है मेरे पास जहां पे m -2 हो रहा है, 2 ऐसे है, 2। तो इसीलिए 4 आंसर नहीं आएगा, 2 आंसर आएगा। ठीक है, बोलो क्या कहते हो। यस मैम। इसीलिए ये है ना क्योंकि मैम हमने -L2 + L फॉर्मूला लगा के देखा और उसमें -2 वाला मैम सबशेल आ रहा था। यस, D की 5 वैल्यू होती है, -2 -1 0 +1 +2। ये वाला क्वेश्चन देखो, कहाँ से आया सवाल, कोऑर्डिनेशन से आया है। क्या दिया हुआ देखो, a solution containing 2.675 ग्राम ऑफ ये कंपाउंड, है ना, इस पास थ्रू अ कैटायन एक्सचेंजर। कैटायन एक्सचेंजर एक करके कुछ कॉलम सा होता है जिसमें से पास करवाया गया है। इतना इस पे प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, देने दो उसको जो दे रहा है। फिर वो कह रहे हैं जो क्लोराइड आयंस इससे निकलेंगे ना,
जो भी करवाया इन्होंने उसको ट्रीट, हमें नहीं पता कितने हैं पहली बात तो, है ना, उसको ट्रीट करवाया गया है एक्सेस ऑफ AgNO3 से, और हमें क्या मिला है 4.78 ग्राम मास मिला है किसका, AgCl का। क्या कहते हो? हमें बताना है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा। अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई साहब कितने मोल AgCl के मिल रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा जितने मोल मिलेंगे AgCl के उतने ही Cl के होंगे ब्रैकेट के बाहर होंगे। तो मोल्स निकाल लें। चलो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी तो गिवन मास बाय मोलर मास, दिया हुआ मोलर मास 267.5, तो ये आ जाएगा 0.01 मोल। AgCl के निकालो, गिवन मास बाय मोलर मास देखो कितना होगा 143.5, इसको जब तुम सोल्व करोगे आएगा 0.03। कर लेना, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। तो एक बात बताओ बेटा, जब इस कंपाउंड का 0.01 लिया तो हमें कितना मिल रहा है, 0.0 में मिल रहा है AgCl का। तो अगर मैं 1 मोल ले रही हूँ इस कंपाउंड का तो कितने मोल मिलेंगे AgCl के? 3 मोल। बस यही तो बताना है, 1 मोल में कितना होगा बताओ तो। 3 मोल AgCl मिलेंगे, मतलब ब्रैकेट के बाहर कितने Cl होंगे? 3 Cl। क्योंकि जब आप इसकी AgNO3 के साथ कराओगे एक्सेस में तो 3 AgCl मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका सही होगा। हेलो एल्केन में करवाया था ये मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड बी हाइड्रोलाइज्ड इजीली? वाटर के साथ कराई गई है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, SN1 रिएक्शन। कार्बोकेटाइन बना बना के देखोगे Br को हटा के, ए में क्या बन रहा है CH3CH2 पॉजिटिव इथाइल कार्बोकेटाइन, बी में मीथाइल कार्बोकेटाइन। बेटा ये तो सबको करना चाहिए था। यहाँ पे विनाइल कार्बोकेटाइन बन रहा है और यहाँ पे एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो एलाइलिक में क्या हो रही है, रेजोनेंस। हो गया था सुखजीत दिव्या? यस तुमने किया था? किया ही नहीं क्यों? मैम, पहले वाले अटेम्प्ट करने में टाइम लग गया। भाई तुम लोग टाइम मैनेज नहीं कर रहे हो क्या? टाइम तो मैनेज कर, मैंने बोला बताया तो था, तुम लोग इतना टाइम नहीं दे सकते हो ना। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बहुत टाइम दे दोगे तो बाकी सब्जेक्ट्स कैसे करोगे फिर तुम? मैम है ना? पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे तो एक बार ही देते हैं, जब ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं तभी एक्स्ट्रा लगाते हैं, वरना नहीं। लेकिन एक बार पेपर को देख लिया करो, पूरा मत ऐसे छोड़ दिया करो। मान लो तुमने लेट से 35 तक कर लिए, 25 से 35 जो आते थे, और उसके बाद देखा ही नहीं, सोचा कि चलो 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 मैथ्स पे चलते हैं। एक बार देख लो 36 से 50 कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो देखते ही हो जाए, फटाफट करके आगे बढ़ो। क्या कहते हो? तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी, एक बार सारे क्वेश्चन को देख लो। पता अगर ऐसा होता है ना कि आप लोग क्वेश्चन ही नहीं देख पा रहे तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्या पता उन क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन छुपा हो जो तुम देखते ही लगा दो, है ना। तो एक बार क्वेश्चन को जरूर देखना है। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? नेक्स्ट, ओजोनोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है बच्चों? मैम HCHO। कहाँ से मिलेगा? देखो विनाइल ग्रुप क्या होता है पता है ना तुम लोगों को? यस। यहाँ पे कुछ भी लगा हो सकता है, राइट। आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये होता है 2 इथिलिक बॉन्ड, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। एसिटाइल ट्रिपल बॉन्ड ये हो सकता है, देखना एक बार, ठीक है। तो देख लो कहाँ मिलेगा हमें फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ तो मिलने ही वाला है ना, क्योंकि इसको ब्रेक Yes, ma'am. कराना जाएगा, ये बाकी कहीं पे नहीं होगा, ठीक है। सो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखो,
The above reaction has been studied at 800 related data. कितनी बार किया अपन ने ऐसे क्वेश्चन? कितनी बार? गिनती भी नहीं है कोई, इतनी बार किया हुआ अपन ने ये। क्लास में तो किया ही किया, क्रैश कोर्स में भी किया। चलो दिखाओ भाई कि कितने बच्चे करके आए हो। अब्दुल्ला, कृतिका, सुहानी, दिव्या, मनदीप और मेरे करवाने के बाद भी तुम नहीं करके आओगे, ऐसे मत करो यार। चलिए यहाँ पे अपने को क्या बताना है? द रिलेटेड डेटा आर गिवन बिलो, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनओ। हम दोनों के रिस्पेक्ट पे निकाल लेते हैं, ठीक है? H2 के रिस्पेक्ट में भी और NO के रिस्पेक्ट में भी। देखो अगर H2 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो NO की दो जो सेम वैल्यूज है उसको क्या करो? छुपा लो। छुपा लिया? ये देखो कितने टाइम्स बढ़ा है इनिशियल प्रेशर में। देखो 19.2 से 38.6, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स। ये कितना हुआ है? 106। ये भी 2 टाइम्स ही हुए लगभग लगभग। तो यानी कि H2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? 1। जब आपका इनिशियल प्रेशर इनिशियल कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हो रही है, रेट भी 2 टाइम्स हो रहा है, तो ऑर्डर क्या होगा? 1। ऐसे NO के रिस्पेक्ट में निकालना तो सेम वैल्यूज को छुपा लो। देखो लगभग सेम ही है, तो 20 से 40 2 टाइम्स। और ये कितना हुआ है? चेक करो। 4 टाइम। 4 टाइम्स। तो अगर इनिशियल प्रेशर 2 टाइम्स हो रहा है, इनिशियल रेट 4 टाइम हो रहा है, तो मतलब अब जो इनिशियल रेट बेसिकली दिया हुआ है वो 4 टाइम्स हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? NO का ऑर्डर 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर पूछता तो 3 आता आंसर, NO के रिस्पेक्ट में पूछा तो आंसर 2 आएगा। ये इंटीजर बेस्ड सवाल ही था आपका, ठीक है? तो छोड़ने का नहीं था, सारे नहीं छोड़ने, पता चले 5 के 5 छोड़ दिए। कई बच्चे ना इंटीजर देखते ही छोड़ देते, तो ये मत करना आप लोग, ठीक है? चलिए आइए। मैम जो मैं दूसरा पेपर दे रहा था तो मैं सोच रहा था, मैम ने बोला था कि 7 8 6 7 क्वेश्चन आएंगे ऑर्गेनिक से, एक भी क्यों नहीं दिख रहा है इसमें। अच्छा वो कौन सा आया था पेपर? मैम पता नहीं कौन सा पेपर था मैम, एक भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं था उसमें। मैम 11th के सारे टॉपिक दे रखे हैं, तीनों सब्जेक्ट में मोस्ट ऑफ द टॉपिक। अच्छा अच्छा, वो कोई और टेस्ट होगा जिसमें ऑर्गेनिक नहीं होगा। यस मैम। चलो ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। नंबर ऑफ बेंट शेप मॉलिक्यूल। बेंट शेप क्या है? और मतलब कौन होगा? तो ये N3 नेगेटिव, तो ये होगा लीनियर, है ना? यस मैम। NO2 नेगेटिव क्या होगा? मैम बेंड होगा। ठीक है। I3 नेगेटिव भी लीनियर होता है। लीनियर होता है। O3 बेंट होता है, इस तरीके से दिखता है। SO2 भी इस तरीके से ही दिखता है, ठीक है? तो ये दोनों बेंट होंगे। तो टोटल कितने बेंट है अपने पास? 3। NO2 नेगेटिव, O3 और SO2, ठीक है? डायरेक्ट अपना पॉपुलर सवाल है। 48 80 मोल % ऑफ MgCl2 इज डिसोसिएटेड इन। कर रहा हूँ ये क्वेश्चन करना, ये मैंने असाइनमेंट में भी दिया था और क्लास में भी करवाया था, याद है किसी को? करना सोल्व इसको।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 80 मोल% है, यानी कि 0.8। यस MgCl2 को जब डिसोसिएट करोगे तो किसमें टूटेगा, Mg+2 प्लस 2Cl नेगेटिव में, तो आपका हो जाएगा N3। तो I क्या हो जाएगा 1 + N-1 अल्फा, 1 + 2 अल्फा, अल्फा 0.8 है तो ये आ जाएगा 2.6। आपको वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन पर, मोलालिटी आपको दी हुई है, तो P0 - PS/P0, मैंने मोलालिटी का रिलेशन बताया था ना, I into मोलालिटी into मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट या मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000। तो बस P0 कितना दिया अपने को 50, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बाय सॉल्वेंट का 50, I 2.6 है, मोलालिटी 1 है, सॉल्वेंट पानी है 18 बाय 1000, तो PS अब निकाल लेना 48 का। कैलकुलेटर चाहिए अपने को, वैसे भी करना भी नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा थोड़ी, हाँ कैलकुलेशन फटाफट करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन है क्या? यस नंबर ऑफ पॉसिबल एरोमेटिक बेंजेनोइड आइसोमर इज, आइसोमर्स बताना है। देखो C6H4 एरोमेटिक है, पहले ही बोल दिया, बेंजेनोइड है मतलब बेंजीन रिंग तो है, 6 कार्बन पूरे पूरे ना, तो यानी कि क्लोरीन डायरेक्ट लगा हुआ है, तो एक क्लोरीन यहाँ लगा लो, छोड़ना नहीं होता है ऐसे सवालों को, पहले करके तो देखो। एक यहाँ पे पॉसिबल है, एक क्या पॉसिबल है कि भाई साहब हम यहाँ पे लगा दे मेटा पे, और एक पॉसिबल है कि पैरा पे, और तो कुछ नहीं है पॉसिबिलिटी, बताओ है तो कोई? 1 2 1 3 1 4 ऑर्थो मेटा पैरा, यही 3 पॉसिबल है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, इस तरीके से करना है क्वेश्चन। ये देखो, ये थोड़ा सा क्या क्वेश्चन था, इथाइल अमीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एन इथाइल थैलेमाइड, तो ये गैब्रियल थैलेमाइड जो सिंथेसिस कराई थी ना मैंने, वहीं से ही है सवाल। तो दिस इज एन इथाइल थैलेमाइड। तो देखो हमारा जो लास्ट स्टेप होता था ना, उसमें हम क्या करते थे, या तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते थे, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते थे, राइट? ठीक है, आपको दिया होगा, तो बस फिर क्या करते थे हम लोग, यहाँ OH, यहाँ H, OH H, तो हमें ये मिलता था, राइट? लेकिन यहाँ पे देखो ना, कुछ ऐसा दिया नहीं हुआ, कुछ मतलब लाइक ऐसा NOH कुछ नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे जो हमें बेस दिया हुआ है वो ये हाइड्राजीन है ना, तो इसके हिसाब से तुम्हें फिर यहाँ पे क्या करना था, आंसर मार्क करना था। ठीक है, वाटर नहीं ले सकते, सोडियम बोरोहाइड्राइड तो भाई साहब रिड्यूसिंग एजेंट है, अमाइड को तो वैसे भी नहीं करता है वो, और कैल्शियम हाइड्राइड का भी कोई यहाँ पे रोल नहीं आएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन आया था 2019 में आया था, ये काफी साल पुराना क्वेश्चन है, ये जेई मेंस में आया था। अभी क्वेश्चन ये वाला ऐसा आए बहुत बहुत मतलब मुश्किल ही है, बट ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे मॉक टेस्ट में आ गया तो तुम लिख लेना इसको, हमेशा लिख लेना चाहिए, हमेशा लिखा करो। हाँ, दोबारा बताना कैसे करा आपने? बेसिक मीडियम में कराते हैं ना हम हाइड्रोलिसिस, बेस बेसिक मीडियम करा, बेस बताओ इसमें तो कौन है? यही है। ठीक है, ठीक है, वाटर से बेटर है हाइड्रोजन, ठीक है, 2 नाइट्रोजन है, तो इसलिए वो यहाँ पे यूज होगा, वाटर नहीं करवाना। ठीक है, जो उसका सी ऑप्शन था उसका एक बार मतलब समझा दोगे आप, H2O1 इक्विवेलेंट का? मतलब 1 मोल लगा लो। ठीक है, अब इसमें से ये रहने दो, रिडॉक्स का है सवाल, ये कर लेते हैं ये वाला, क्योंकि ये तो तुम कर लोगे, मोलालिटी पे बेस्ड सवाल है। ठीक है, 250 ग्राम सोल्यूशन दिया हुआ है आप लोगों को डी ग्लूकोज का वाटर में, सुन रहे हो, 250 ग्राम सोल्यूशन दिया हुआ है डी ग्लूकोज का पानी में, जिसमें कार्बन कितना है, 10.8% कार्बन है बाय मास, मोलालिटी बतानी है। तो मोलालिटी होती क्या बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट यानी ग्लूकोज बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना?
यानी कि ग्लूकोज मास ऑफ सोलवेंट इन kg, और सोलवेंट मेरा यहाँ पे पानी है। मोलर मास नहीं, मास ऑफ वाटर। तो अब देखो, मुझे मोलर मास तो पता है, ग्लूकोज का 180 होता है, बट मास नहीं पता ना, और ना ही मुझे सोलवेंट का पता है मास, तो निकाल के आते हैं। एक बात बताओ, परसेंटेज कार्बन की कितनी है? 10.8। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? टोटल मास कितना है सॉल्यूशन का, उसमें से कार्बन का मास कितना इंटू 100, बताओ भाई। यस मैम। तो मास ऑफ कार्बन क्या आ जाएगा? 10.8 है ना, इंटू 250 बाय 1000। इसको जब सोल्व करोगे तो 27 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो 27 ग्राम कार्बन है, हमने निकाल लिया है। ठीक है, इतने से। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। एक बात बताओ, इसका 180 ग्राम है, तो 180 ग्राम ग्लूकोज में कितना कार्बन है? 6 मोल है, यानी कि 6 मोल मतलब कितना होगा? 72 ग्राम कार्बन है ना, या इसको उल्टा बोलूं, 72 ग्राम कार्बन है 180 ग्राम ग्लूकोज में, तो 27 ग्राम कार्बन में कितना ग्लूकोज होगा, निकाल सकते हो? हाँ मैम, ये आ जाएगा 67.5 ग्राम। बोलो, तो तुम्हारे पास मास ऑफ ग्लूकोज भी आ गया। सोलवेंट का मास कैसे निकालते हैं? सॉल्यूशन में से सोल्यूट का मास, सॉल्यूशन का मास कितना है? 250, सोल्यूट का मास कितना है? 67.5। आ जाएगा सोलवेंट का कितना आ रहा है, देखना 182.5 आ रहा है क्या? तो बस हो गया, इसको सोल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा क्या? यस मैम। 67.5 बाय 180 इंटू 182.5 और ऊपर आ जाएगा 1000, तो 2 के आसपास तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे निकालना है। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मतलब आपको मैंने कराने थे बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ग्रेड 12 का, ग्रेड 11 का। ग्रेड 11 में पीरियोडिक टेबल का मैंने कराया एक क्वेश्चन, और केमिकल बॉन्डिंग का एक क्वेश्चन कराया, क्योंकि वो जनरली बच्चों ने पढ़ा होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, ये आपका उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम करेंगे तब हो जाएगा। ये रिडॉक्स का सवाल है। ठीक है, अगर किसी को समझना हो ये क्वेश्चन, मतलब जिसने पढ़ा हुआ है चैप्टर पहले कभी, या कभी देखा होगा, तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर मान लो कभी नहीं पढ़ा है, तो ये वाले क्वेश्चन जो मैंने करवाए आप लोगों को, वो तो अच्छे से तैयार कर लेने आपको। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? मेरा यहाँ पे मेन मोटिव ये नहीं है कि 25 के 25 क्वेश्चन सोल्व करवाने, या 25 में से क्या कितने करवाने। मेन मोटिव मेरा ये है, जितने मैं क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आ रही हूँ, चाहे वो 21 है, 18 है, 17 है, 20 है, वो तुम्हें अच्छे से तैयार करने हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, यस मैम। मैम 26 वाला तो फिजिक्स के जैसा था। अच्छा करवा दूं? आओ आओ आओ। ये Yes, क्या ma'am. था आपका? एटॉमिक स्ट्रक्चर से सवाल था, ये वाला। कहाँ गया ये वाला? तो आपको देखो दिया क्या हुआ, ट्रांजिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की 2 लेवल्स हीलियम की, जिसका सम 4 है और जिसका डिफरेंस 2 है, तो यानी कि 3 और 1 होगा ना, 3+1 और 3-1। Yes, तो N1 1 होगा। हाँ, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, चलो कर लो, सही है। yes, मैम कर लिया। तो वेव नंबर क्या होता है? 1/λ होता है। बट आपको वेव नंबर निकालना, रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू Z², एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, 1/N1² माइनस 1/N2²। ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। N1 रिप्रेजेंट लोअर स्टेट, N2 रिप्रेजेंट हायर स्टेट। तो R इंटू 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 1/9, तो ये आ जाएगा 32R/9। ठीक है, ये आपका वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से सवाल था। ठीक है, Yes, मैम हम सोच रहे फिजिक्स का आ गया। ना ना केमिस्ट्री का ही है ये, केमिस्ट्री में भी आता है ये बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, Yes, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आया था, वो उससे पिछली बार फिजिक्स में आया था, पिछली बार केमिस्ट्री में आ गया था। अच्छा ठीक है, सही है। यस मैम, वो थर्मो का क्वेश्चन है, वो एक बार केमिस्ट्री में आया एंड एक बार फिजिक्स में, दोनों सेम ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन। एग्जैक्ट मैम, बिल्कुल।
अच्छा, तुमने फिजिक्स वाली थर्मो की है फिर? हाँ जी मैम। यस फिर तो कर लिया होगा ये। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, तो हाँ थोड़ा साइन कन्वेंशन का डिफरेंस है, ध्यान रखना। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा यू भी 0 होगा, तो क्यू जो होगा वो माइनस डब्ल्यू होगा। आपको क्या दिया हुआ है? इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर और अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, वो एक्सपैंड हुई है गैस, तो फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है। और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन होती है, तो वी क्या होगा? एनआरटी बाय पी। ये सेम है, मोल आर कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है सेम, पी में चेंज है, तो क्या हो जाएगा देखना। अब तुमने कह ही दिया है तो क्यों ना कर ले फिर। एनआर ठीक है, टी 1/P2 माइनस P1, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल है ना चेंज। तो बस P एक्सटर्नल तुम्हें दिया ही हुआ कितना? 4.3। R दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दिया हुआ है, P2 कितना है? ये 1.3 और P1 क्या है? 2.1। तो बस इसको सोल्व करना है फिर तुम्हें, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस ठीक है, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आप कर लेना, ठीक है, और इन्हीं को ही रिवाइज करते रहो। प्लीज नई गलतियां मत दोहराना।